हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमेशा की तरह अच्छे रहो। हमेशा की तरह क्यों? क्योंकि अच्छे ही रहना है बच्चों अपन को, है ना। अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है और अपने साथ साथ अपने घर वालों का पूरा ध्यान रखना है। और ये आपका, आप कह सकते हैं एक मौलिक धर्म जिसे आप कह सकते हैं ना, वो है बच्चों। खुद के साथ में अपने परिवार वालों का भी सोचें, है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे घर के ऊपर और मेरे वीडियो देख रहे होंगे। चलिए, लास्ट वाला वीडियो अगर आपको समझ में आया बच्चों, तो वहाँ पे हमने डी ब्रॉगली की परिकल्पना को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ वॉइस सही आ रही होगी। डी ब्रॉगली की परिकल्पना में देखो, डेरिवेशन वाले पार्ट में आपको कभी कोई इशू नहीं होता, मुझे पता है। हमेशा से कभी कोई इशू नहीं रहा किसी भी बच्चे को, मेरे को पता है। आपका डेरिवेशन वाला जो पॉइंट है वो बहुत स्ट्रांग है। जो मेन चीज़ थी बच्चों, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, वहाँ पर भी मैंने बताया था कि ये जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है किसी भी कण की, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो न्यूट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो ड्यूट्रॉन हो, किसी भी कण की जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है बच्चों, ये कभी उसके आवेश पर निर्भर नहीं करती। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का आवेश से कोई लेना देना नहीं है, अनिर्भर है, ये बात ध्यान में रखना। कुछ बच्चे इस फॉर्मूले को फॉर्मेट मान लेते हैं कि सर आपने ऐसा भी तो लिखा है। तो बच्चों, ये जो QV है ना, वो कहाँ से आया? आंसर है गतिज ऊर्जा से। मेन पार्ट गतिज ऊर्जा था बच्चों। या फिर आप कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा फॉन्ट का लेना देना है किससे? आंसर है संवेग से। उसका लेना देना किससे है? M और V से। तो वो कण गतिमान होना चाहिए पहला, उसके पास में वेग होना चाहिए, दूसरा उसके पास में द्रव्यमान होना चाहिए। तो ये जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है लैम्डा, वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इवन संवेग के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती, ये बात और ध्यान में रखना, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि क्या डी ब्रॉगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं? आंसर है नहीं। ये क्या नहीं होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ डी ब्रॉगली वाली जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि अगर आप देखेंगे तो CBSE में एक मैक्स बॉर्न और हुए हैं, मतलब CBSE में नहीं, CBSE की बुक में मैक्स बॉर्न ने भी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य को समझाने के लिए अपना एक पर्सपेक्टिव रखा है। वो पर्सपेक्टिव अपने इतना यूज़ आता नहीं है, इसलिए अपन उस चीज़ को डिस्कस भी नहीं करेंगे। नहीं तो मैक्स बॉर्न ने भी इस क्षेत्र में काम किया है। ये बस नाम ध्यान में रख लीजिएगा कि एक वैज्ञानिक हुए थे मैक्स बॉर्न, जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है ना। ऑल राइट, चलिए आज एक नया टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल बड़ा नहीं आता, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें से, ठीक है। वो 1 नंबर का सवाल क्या आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपको क्या याद रखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जो आपको याद नहीं रखना है या फिर आपके दिमाग से निकल भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वैसे तो आप दिमाग में रखिए चीज़ों को, और वैसे प्रयोग है जो आज अपन डिस्कस करेंगे ना बच्चों, वो प्रयोग है, तो प्रयोग आपको आसानी से याद हो जाता है जहाँ तक मैं समझता हूँ। देखिए, ये जो प्रयोग है ये डेविसन, नाम ध्यान में रखेंगे, डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। आप कह सकते हैं एक तरीके से कि डी ब्रॉगली के अनुयायी हो गए, है ना। डी ब्रॉगली को इन्होंने मान लिया कि बस यही परम धर्म है, इन्होंने जो बोला वो बिल्कुल सत्य है और हम प्रूव करके रहेंगे। ये कुछ ऐसा ही है बच्चों कि जो टीचर रहा ना, उसने बोला ऐसा होना चाहिए और स्टूडेंट ने प्रूव कर दिया कि सर आपने जो बोला वो सत्य है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे मेरे फिज़िक्स में 100 में से 100 नहीं आए हैं, वैसे हमारे टाइम में 150 का पेपर हुआ करता था, 150 का पेपर हुआ करता था। मैं कह सकता हूँ कि मेरे 150 में से 150 नहीं आए या फिर 100 में से 100 नहीं आए आपके दृष्टिकोण से, लेकिन आपके आएंगे, इतना मुझे उम्मीद है। लेकर के आओगे? नहीं लेकर के आओगे? आओगे ना? अरे आ जाएंगे बच्चों। फिजिक्स में 100 में से 100 लाना बहुत आसान है, बस हमें ये किसी ने कहा नहीं कि आसान है। सब ने बोला फिजिक्स बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत टफ है। किसी एक ने ये नहीं बोला कि फ़िज़िक्स बहुत इजी है। अगर किसी ने हमें ये तसल्ली दिला दी होती ना कि हाँ फ़िज़िक्स बहुत इजी है, तो उम्मीद मानिए अपने आप ही देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। ऑलराइट, तो डेविसन और जर्मर का प्रयोग, तो ये प्रयोग क्यों किया गया?
पहली बात तो क्या किया वो बात अलग है, लेकिन क्यों किया वो भी तो पता चले। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें। इस प्रयोग ने जो अवधारणा थी डी ब्रोगली की, उस अवधारणा को एक सत्य में कन्वर्ट किया कि वो अवधारणा नहीं, वो वास्तविकता में एक सत्य है। अब डी ब्रोगली ने क्या प्रूफ किया था? डी ब्रोगली ने ये प्रूफ किया था कि अगर कोई गतिशील द्रव्य कण है तो वो कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंगीय प्रकृति को भी प्रदर्शित करना चाहिए। ठीक है, ये किसने बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था, और डेविसन और जर्मर ने इस चीज को सत्य साबित किया। तो इस प्रयोग का वास्तविकता में उद्देश्य जो एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि ये चीज पूछी जाती है एग्जाम में, डेविसन जर्मर प्रयोग का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो क्या उद्देश्य है? गतिशील द्रव्य कणों, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, उन्होंने जिस कण के ऊपर ये कार्य किया वो कण था इलेक्ट्रॉन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर कार्य किया था। आपने बहुत सारे गतिशील द्रव्य कण देखे हैं ना, अल्फा, प्रोटॉन, ये देखे हैं नहीं देखे? उनके लिए तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला लिखा है डी ब्रोगली ने। इन्होंने उनमें से किसको चूज किया? इलेक्ट्रॉन को चूज कर लिया। प्रयोग के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन को चूज किया, है ना। तो गतिशील द्रव्य कणों की तरंगीय प्रकृति का सत्यापन कौन से प्रयोग द्वारा किया जाता है? डेविसन जर्मर प्रयोग द्वारा किया जाता है। 1 नंबर का सवाल वापस से रिपीट कर देता हूं, यही सवाल 2 अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा। पहला जो मैंने आपको बताया, क्या भाई, डेविसन जर्मर प्रयोग का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है? गतिशील द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, या फिर ब्रैकेट में लिखे इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति का क्या करना? सत्यापन करना। इसी तरीके से लिख करके आएंगे, कोई चेंज मत कर देना। ठीक है। दूसरा, किस प्रयोग के द्वारा, दूसरा सवाल बता रहा हूं, किस प्रयोग के द्वारा गतिशील द्रव्य कणों की तरंगीय प्रकृति का सत्यापन किया गया? वापस से समझ लीजिए सवाल क्या है। किस प्रयोग द्वारा गतिशील द्रव्य कणों या फिर इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति का सत्यापन किया गया? कौन सा प्रयोग था? डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में अगर आप देखोगे प्रीवियस एग्जाम्स पेपर, बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ये दोनों ही सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, और ये आते हैं। दूसरी चीज, इस पर्टिकुलर प्रयोग का डायग्राम, इस पर्टिकुलर प्रयोग का डायग्राम पूछा जाता है। एक कॉमन सवाल है 1 नंबर का कि डेविसन जर्मर प्रयोग का क्या बनाए बच्चों? चित्र बनाए। वर्णन नहीं आया है अभी तक, क्योंकि वर्णन देकर के वो अपने 3 नंबर के सवाल को खराब करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या है मतलब इसका डायग्राम क्या है, चित्र क्या है, वो समझिए। तो कुछ ऐसा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अलग अलग बुक्स में इसके डायग्राम को अलग अलग तरीके से बनाया भी गया है। तो ये वो प्रकोष्ठ है, निर्वातित आप कह सकते हैं, जिसके अंदर एपरेटस को रखा गया है, उपकरणों को रखा गया है। फिर क्या किया गया इसके अंदर बच्चों? इस प्रयोग के अंदर एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है, ये टंगस्टन का। वैसे टंगस्टन को W के द्वारा केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन W होता है टंगस्टन का। और मैं यहाँ पे कैपिटल T, अंग्रेजी में T से, टंगस्टन जो है वो T से चालू होता है, इसलिए कैपिटल T बता रहा हूँ। इस टंगस्टन के फिलामेंट को निम्न वोल्टता की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। किससे कनेक्ट कर रहे हैं? निम्न वोल्टता की लो टेंशन बैटरी, LT लिख देता हूं मैं, लो टेंशन। ठीक है, कि बैटरी से इस टंगस्टन के फिलामेंट को क्या किया गया है बच्चों? जोड़ा गया है। और इस टंगस्टन के फिलामेंट के ऊपर बच्चों बेरियम ऑक्साइड का लेपन किया गया है। क्या किया गया है बच्चों? बेरियम ऑक्साइड का लेपन किया गया है। कई बार ये भी सवाल आता है कि बेरियम ऑक्साइड का लेपन क्यों किया गया, वो अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि इसमें बेरियम ऑक्साइड का लेपन किया गया। फिर इस टंगस्टन फिलामेंट के जस्ट आगे आपको छिद्र युक्त एनोड, ये एनोड कैसा है? छिद्र युक्त एनोड।
छिद्र युक्त एनोड ए है, और इस एनोड को देखो, एनोड पॉजिटिव होता है, तो इस एनोड को जो है बच्चों हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट किया गया है। अब हाई टेंशन बैटरी से किस तरीके से कनेक्ट किया गया है वो भी समझ लीजिए। कुछ ऐसा देखो, डायग्राम समझने की ज़रूरत है आपको। ये कुछ ऐसा है, ओके एनोड का ए इस तरफ होना चाहिए, तो इस तरफ नेगेटिव होगा। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। बहुत सारी बैटरी, तो हाई टेंशन बैटरी कैसे बनाएंगे, बहुत सारी बैटरीज को हमने एक श्रेणी क्रम में कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो बैटरी है ये कैसी है, हाई टेंशन है, HT, ठीक। और आप देखेंगे कि इसका ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वही एनोड से कनेक्टेड है, ठीक। और फिर इसे ऐसा कनेक्ट कर दीजिए। आप चाहें तो एनोड को दूसरा भाग इसका ग्राउंड कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं तो फिर हम सेल्फ एक्नॉलेज कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इसका दूसरा भाग ग्राउंडेड है। तो इस तरीके से ये एनोड बना। फिर इस टंगस्टन के फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगी, इलेक्ट्रॉन पुंज। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पुंज है बच्चों, जिसे हम आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज बोलेंगे। ये है आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज, है ना। और ये आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज की डायरेक्शन ऐसी है बच्चों, ये ऐसे। और ये आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज किसके ऊपर गिर रहा है, आंसर है यहाँ पर एक निकल क्रिस्टल या निकॉल क्रिस्टल रखा गया है। मैं इसे निकल क्रिस्टल ही कहूँगा, निकल क्रिस्टल। और इस निकल क्रिस्टल को एक रोटर पर रखा गया है। रोटर मतलब एक ऐसी चीज़ जो घूम सकती है ना। उस रोटर के ऊपर आप खड़े हो जाओ तो फिर वो रोटर घूमेगा तो आप भी घूमोगे। ये कुछ ऐसा ही है, कई बार आपने देखा होगा आजकल शादी ब्याह के अंदर जब स्टेज सजाते हैं और वो क्या कहते हैं, वो वरमाला वाला फंक्शन होता है ना, उस वरमाला वाले फंक्शन के अंदर आप देखते हैं कि वो जो जोड़ा है, हस्बैंड वाइफ जो बनने वाले हैं, उनको ऐसे ही स्टेज के ऊपर खड़ा कर देते हैं, फिर वो घूमता जाता है। इसी चक्कर में कई यूट्यूब के ऊपर कॉमेडी वीडियो भी बन गए उनके गिरने के। चलिए, तो ये रोटर के ऊपर रखा गया है, तो ये निकल क्रिस्टल अपने अक्ष पर क्या कर सकता है, घूम सकता है उस रोटर की सहायता से। फिर जैसे ये इलेक्ट्रॉन पुंज इसके ऊपर गिरता है, ये निकल क्रिस्टल उसे विभिन्न दिशाओं में क्या कर देता है बच्चों, विवर्तित कर देता है। तो हम बोल रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन पुंज आया और ये विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज है। ये क्या है, विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज है। विवर्तन हो गया कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन का। और विवर्तन जो है बच्चों वो तरंगों की प्रकृति है, ये बात ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। फिर ये विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज जो है उसे आपतित करवाया जाता है। ये एक स्केल है, वृत्ताकार स्केल, सर्कुलर स्केल है ये। और इस सर्कुलर स्केल के ऊपर बच्चों आप देखेंगे कि एक आयनन प्रकोष्ठ होता है, एक आयनन कोश होता है। इस आयनन कोश के अंदर दो गैसें होती हैं, एक है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। उम्मीद करता हूँ ये दिखाई दे रहा होगा, SO2 एंड CO2, ठीक है। दो गैसें इसके अंदर भरी हुई होती हैं। और ये एक वृत्ताकार स्केल है, पूरा का पूरा आप देखेंगे तो ये पूरा एक बड़ा डायग्राम है वृत्ताकार स्केल का। तो ये वृत्ताकार स्केल का वो छोटा सा भाग है। तो स्केल होगा तो रीडिंग भी होगी भाई, होगी नहीं होगी, तो ये रीडिंग शो करती है हमने। फिर इस आयनन कक्ष का संबंध, बहुत सारी किताबों में इसे इलेक्ट्रोमीटर लिखा गया है, बहुत किताबों में इसे धारामापी लिखा गया है। ये आप पे निर्भर करता है आप इसे क्या लिखना चाहते हैं। आप इसे धारामापी लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे इलेक्ट्रोमीटर लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा भाग क्या, ग्राउंड, कुछ ऐसा। और बहुत सारी किताबों में तो सिर्फ एक एरो ही बनाया गया है, आगे कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या है,
डेविसन जर्मर प्रयोग का चित्र है ये, इसे अच्छे तरीके से बनाएंगे, आप लिखेंगे, आप इसको ऐसा राउंड कर सकते हैं और बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा भाग क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गन है। अभी तक तो पूरा हुआ नहीं है, डायग्राम में सारी चीज़ों को लिखना पड़ता है। तो ये पूरा भाग क्या है, इलेक्ट्रॉन गन। फिर ये निकल क्रिस्टल हमने लिख ही लिया है, और ये जो पूरा का पूरा है सर्कुलर स्केल, आयनन प्रकोष्ठ और धारामापी, ये मिलकर के संसूचक का कार्य करते हैं। ये आयनन कोश है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आयनन कोश प्लस धारामापी वाला जो पूरा भाग है ना, ये वाला संसूचक वाला। तो डेविसन जर्मर प्रयोग के 3 भाग हैं, उपकरण के 3 भाग हम मान सकते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन गन है, दूसरा निकल क्रिस्टल वाला भाग है, और तीसरा किसका है, हम बोलेंगे संसूचक वाला भाग है। संसूचक में कौन कौन है, तो हम बोलते हैं आयनन कोश प्लस धारामापी है या फिर इलेक्ट्रोमीटर है। चलिए अब प्रयोग के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, इसकी चीज़ों के बारे में अपन तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये डायग्राम आपको ऐसा ही बनाना है बच्चों, अच्छे से बनाइएगा, और जितना धीरे धीरे का मतलब इतना भी नहीं है कि 3 मिनट में बनने वाली चीज़ को तुम 10 मिनट में बनाओ, नहीं भाई, 1 नंबर का सवाल है, 3 मिनट इस डायग्राम के लिए बहुत ज़्यादा है, अच्छे से 3 मिनट में बन भी जाएगा, आप देख लीजिएगा, बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो अच्छे से इस चीज़ को बना करके आए ताकि आप अपना इंप्रेशन जमा पाएँ। अभी अपन इसमें और काम करेंगे, वो कैसे करेंगे वो बताऊँगा। चलिए, तो मैं आपको कार्यविधि और बनावट का स्ट्रक्चर किस तरीके से था वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेविसन जर्मर प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉन की तरंगी प्रकृति का सत्यापन किया गया। इस प्रयोग के अंदर उपकरण को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला भाग इलेक्ट्रॉन गन। सबसे पहला भाग क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन में एक टंगस्टन धातु का फिलामेंट होता है जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेपन किया जाता है। किसका लेपन किया गया है, इसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड का लेपन किया जाता है। इस टंगस्टन धातु के फिलामेंट को निम्न विभव की बैटरी से संयोजित कर दिया जाता है, ठीक है। ये थ्योरी में लिखना है। अब एग्जाम में ये आ जाए कि टंगस्टन के फिलामेंट को बेरियम ऑक्साइड से क्यों लेपित किया गया, तो इसका रीजन समझ लीजिए। बेरियम ऑक्साइड का लेपन करने से कार्यफलन के मान में क्या आती है, कमी आती। अब कार्यफलन का मान कम हो गया तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है बच्चों, कार्यफलन अगर कम होगा किसी धातु का तो वो धातु से इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी उत्सर्जित हो जाएंगे ना। कार्यफलन क्या है, किसी भी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही तो है। तो अब ये ऊर्जा जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी बाहर निकल जाएगा। तो बेरियम ऑक्साइड का लेपन क्यों किया गया, तो हम बोलते हैं इस धातु का कार्यफलन कम करने के लिए, ताकि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जल्दी हो जाए, ठीक है ये बात। चलिए, और इस टंगस्टन के फिलामेंट को किससे कनेक्ट किया गया, निम्न विभव के बैटरी स्रोत से कनेक्ट किया गया है। फिर इस निम्न विभव के बैटरी स्रोत से जब इस फिलामेंट में धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट के गर्म हो जाने से तापायनिक उत्सर्जन की प्रक्रिया संभव हो पाती है एवं फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। देखो ये सीधी सी बात है, इससे धारा बहेगी तो क्या होगा, ये फिलामेंट गर्म होगा तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और किसी भी धातु के गर्म होने से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना कौन सा उत्सर्जन है, तापायनिक उत्सर्जन। पहला ही चैप्टर है, 4 तरीके के उत्सर्जन बताए थे। तापायनिक पहले नंबर का, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन दूसरे नंबर का, फील्ड इमिशन क्षेत्र उत्सर्जन तीसरे नंबर का, और फिर द्वितीयक उत्सर्जन, ठीक है। ऐसे 4 उत्सर्जन बताए थे, उनमें से पहला है ये कि जैसे ही टंगस्टन धातु से क्या प्रवाहित होती है, फिलामेंट से क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, तो यह गर्म होता है और इसके गर्म होने से इससे इलेक्ट्रॉन पुंज उत्सर्जित होता है, ठीक है ये बात। तो फिर यह इलेक्ट्रॉन पुंज कहाँ की ओर गति करता है, आंसर है एनोड की ओर गति करता है। इस एनोड का संबंध उच्च विभव स्रोत से किया जाता है। यह त्वरक विभव की भांति कार्य करता है। त्वरक विभव का मतलब क्या हुआ, वोल्टता को त्वरक विभव का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पुंज जिससे निकला है उसकी वेलोसिटी को और बढ़ा देगा। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब जो इस एनोड से, छिद्रयुक्त एनोड से जो इलेक्ट्रॉन बीम बाहर निकल रही है, जो इलेक्ट्रॉन पुंज बाहर निकल रहा है, उसका वेग बहुत ज्यादा है।
एक त्रिवगामी इलेक्ट्रॉन पुंज इससे बाहर निकलेगा। ठीक है, किससे? इसे सच्छिद्र बेलनाकार एनोड से। ये बेलन की तरीके से है बच्चों, और बेलन में बीच में हमने छेद कर दिया और उसी छेद से कौन निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन पुंज बाहर निकल रहा है। ठीक है, चलिए फिर ये इलेक्ट्रॉन पुंज किस पर आपतित हुआ? आंसर है निकल क्रिस्टल के ऊपर आपतित हुआ। ठीक, अब निकल क्रिस्टल की खुद की एक प्रॉपर्टी और इसका ये देखो, ये विवर्तन कैसे देखना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि जब यह इलेक्ट्रॉन पुंज निकल क्रिस्टल पर आपतित होता है तो निकल क्रिस्टल के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ये क्या करता है? अपने अक्ष पर घूम सकता है। घूमने के कारण आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित कर दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन पुंज का कुछ भाग इधर जाता है, कुछ इधर जाता है, कुछ इधर जाता है, आगे चेंज होता जाता है। क्यों? क्योंकि निकल क्रिस्टल खुद घूम रहा है ना। चलिए अब ये यहाँ पे निकल क्रिस्टल ये विवर्तन वाला काम कैसे संभव कर पाता है? तो हम बोलते हैं निकल क्रिस्टल के अंदर इसके परमाणुवीय स्तर होते हैं बच्चों, ये ऐसे, ये परमाणुवीय स्तर ऐसे हैं बच्चों, यूँ, वो तो बाहर निकल जाएगा, नहीं देखा जाएगा। इसका परमाणुवीय स्तर ऐसा है, यूँ। अब अगर समझना अब इस चीज़ को, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ये केस। ये अगर कोण थीटा है, विवर्तन का कोण थीटा है बच्चों, तो फिर ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों कोण समान होंगे। सॉरी, ये थीटा लिखना था, तो इन दोनों कोण को मैं बच्चों फाई लिख देता हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा है, और इस सरल रेखा पर ये तीन कोण हैं, दो तो फाई है और एक थीटा है। दो तो फाई है और एक थीटा है। तो आप देखेंगे कि फाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब 2 फाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। आप सभी को ये पता होना चाहिए। डन हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो थीटा या फिर 2 फाई, जैसा भी आप इसे देखना चाहें वैसा काम आप कर सकते हैं। अगर मैं इसे ऐसा बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा? 2 फाई इज इक्वल्स टू 180 माइनस क्या? थीटा। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, ऐसा। चलिए, ये आपको पता चल गया, रिलेशन कुछ ऐसा ही है इसके बीच में। इस चीज़ को अपन और समझेंगे जब अपन निकल क्रिस्टल को पढ़ेंगे। तो निकल क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, तो ये जो निकल क्रिस्टल है, समझिए अपनी अक्ष पर क्या करता रहता है? घूमता रहता है। और दूसरा पॉइंट, निकल क्रिस्टल, निकल क्रिस्टल, यह निकल क्रिस्टल अपने अक्ष पर घूमता रहता है। इसके अपने अक्ष पर घूमने के कारण आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाता है? प्रकीर्णित हो जाता है। ठीक है, फिर निकल क्रिस्टल में आप दो चीज़ें ध्यान में रखेंगे। निकल क्रिस्टल में आप ऐसा माने, ये परमाणुवीय स्तर है, और इन परमाणुवीय स्तर में दो परमाणुओं, ये ऐसे, ये परमाणु हो गए, निकल के परमाणु हो गए, है ना। तो ये ध्यान में रखना, निकल क्रिस्टल में परमाणुवीय स्तरों के मध्य की दूरी स्मॉल डी होती है। ध्यान में रखिएगा, निकल क्रिस्टल में परमाणुवीय स्तरों के मध्य की दूरी क्या होती है? स्मॉल डी। इसे ब्रेग स्तर दूरी भी बोलते हैं। जबकि दो परमाणुओं के मध्य की दूरी, परमाणविक दूरी जिसे हम बोलेंगे, ये इसे कैपिटल डी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल डी। दोनों ही अलग अलग है। ठीक है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आता है तो वो क्या होता है? विवर्तित होता है, ऐसा होगा। तो हम बोलते हैं ये आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज, ये विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज, और इनके बीच वाला कोण हमने किससे प्रदर्शित किया है? थीटा से। तो ये वाला कोण भी फाई था और ये वाला कोण भी क्या था? फाई था। तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन है, जो स्तर लाइन मैंने बना रखी है, वहाँ पर देखो टेढ़ी बनाई है, ऐसा बनाई है। क्यों बनाई है ऐसी? ताकि अपन इस चीज़ को, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को समझा सके। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये थीटा, ये फाई और ये फाई, तो फिर वो रिलेशनशिप कंप्लीट होना चाहिए था वहाँ। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। आप ब्रेग समीकरण भी अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ पर स्मॉल डी का मान समझना, इस चीज़ को, स्मॉल डी का मान होता है 0.914 एंगस्ट्रॉन्ग निकल क्रिस्टल के लिए, हर एक क्रिस्टल के लिए फेमस है, फिक्स है। और कैपिटल डी का मान होता है 2.15 एंगस्ट्रॉन्ग। कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी क्या है? निकल क्रिस्टल में दो परमाणुओं के मध्य की दूरी क्या है?
कैपिटल डी है, जबकि निकल क्रिस्टल में दो परमाणुीय स्तरों के मध्य की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। ये ध्यान में रखना, दोनों का मान अलग अलग है और दोनों से ही ब्रेग समीकरण लिखा जाता भी है। ठीक है, चलिए तो ये डन हुआ। इस चीज को मैं यहीं छोड़ रहा हूं और मैंने आपको बता दिया स्मॉल डी और कैपिटल डी क्या है। आप चाहें तो अपनी कॉपी में जल्दी से ये साइड में बना लो, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूं इसे। लिख लीजिएगा, परमाणुीय स्तरों के मध्य की दूरी स्मॉल डी, जबकि परमाणुविक दूरी दो परमाणु निकल के दो परमाणुओं के मध्य की दूरी कैपिटल डी है और उनका मान मैंने लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। अब ये विवर्तित होकर के कहा गया, तो आंसर है यह उस वृत्ताकार स्केल पर स्थित आयनन अक्ष पर क्या होता है, विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन पुंज जैसे ही इसके ऊपर आपतित होता है, इस आयनन कोश में उपस्थित गैसों का मिश्रण, ब्रैकेट में लिख लीजिए कौन सी गैसों का मिश्रण है ये, SO2 और CO2 गैसों का मिश्रण आयनित होना प्रारंभ हो जाता है। वह इनके आयनन से, देखो आयनित हो गया मतलब चार्ज इंड्यूस हो गया, चार्ज बनने लग गया। पहले उदासीन थी, अब ये क्या हो गई, आवेशित हो गई। आवेशित हो गई तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोमीटर आवेश का संसूचन कर लेगा। इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग तो वही होता है, तो या तो इलेक्ट्रोमीटर आवेश का संसूचन कर लेगा, अदरवाइज धारा मापी को आपने ग्राउंड कर रखा है तो फिर ये पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा, ये इस तरफ नेगेटिव पार्ट हो जाएगा, या ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, जैसे भी होगा। यहाँ पर और यहाँ पर विभवांतर अलग अलग होगा, विभव अलग अलग होगा, ये शायद पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो या फिर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, कुछ ऐसा ना कॉन्सेप्ट होगा। तो हम बोलते हैं दोनों पॉइंट पर विभव अलग अलग होगा तो धारा बहेगी तो उस धारा का संसूचन किसके द्वारा किया जाएगा, धारा मापी द्वारा किया जाएगा। प्रयोग कुछ इसी तरीके से काम करता है कि इस आयनन कक्ष में उपस्थित गैसों का आयनन हो जाता है और उन गैसों के आयनन से जो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है उसे धारामापी द्वारा संसूचित कर लिया जाता है। इस धारामापी द्वारा संसूचित धारा का परिमाण आने वाले इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता पर निर्भर करता है। अर्थात अगर अधिक इलेक्ट्रॉन पुंज आएगा तो ये ज़्यादा आयनित होंगी तो ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी। अगर कम इलेक्ट्रॉन पुंज इस आयनन कक्ष तक पहुंच पाएगा तो फिर ये कम आयनित होगी तो कम धारा प्रवाहित होगी। ठीक है ये बात, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहला भाग बच्चों इसका इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर एक टंगस्टन धातु का फिलामेंट होता है जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेपन किया जाता है। इस टंगस्टन धातु के फिलामेंट को निम्न विभव के बैटरी स्रोत द्वारा जोड़ दिया जाता है। जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो फिर टंगस्टन धातु के फिलामेंट के गर्म हो जाने के कारण, टंगस्टन धातु के फिलामेंट के गर्म हो जाने के कारण इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। यह तापायनिक उत्सर्जन है। ये इलेक्ट्रॉन अपेक्षाकृत उच्च विभव पर स्थित बेलनाकार छिद्र युक्त एनोड से गुजरते हैं। ये इलेक्ट्रॉन किससे गुजरते हैं, बेलनाकार छिद्र युक्त एनोड से गुजरते हैं। चूंकि एनोड उच्च विभव पर है तो यह इन इलेक्ट्रॉन पुंज को त्वरक विभव प्रदान करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन पुंज तीव्र गति से कहाँ की ओर जाते हैं, निकोल क्रिस्टल की ओर जाते हैं या निकल क्रिस्टल की ओर जाते हैं। हो गया ये बात। अब सेकंड पार्ट आता है निकल क्रिस्टल। निकल क्रिस्टल स्वयं के अक्ष पर घूम सकता है। जब इलेक्ट्रॉन पुंज निकल क्रिस्टल पर आपतित होता है तो निकल क्रिस्टल के घूमने के साथ साथ यह इलेक्ट्रॉन पुंज विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है। बात समझ में आ गई? फिर लिख लीजिएगा, निकल क्रिस्टल के परमाणुीय स्तरों के मध्य की दूरी इतनी एवं दो परमाणुओं के मध्य की दूरी इतनी होती है। कंप्लीट। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे संसूचक। तीसरा क्या लिखेंगे, इसका तीसरा भाग क्या है, संसूचक। ठीक है, अब संसूचक में क्या होगा, तो संसूचक के अंदर हमें लिखना है कि यह आयनन कक्ष धारामापी का क्या है, एक मिला जुला संयोजन है। या फिर संसूचक में दो भाग आते हैं, पहला है आयनन कक्ष और दूसरा है धारामापी। आयनन कक्ष के अंदर SO2 एवं CO2 गैस का मिश्रण होता है तथा यह आयनन कक्ष एक वृत्ताकार स्केल पर गति करने हेतु स्वतंत्र होता है। आप इसे मूव करवा सकते हैं ऐसा।
वृत्ताकार स्केल पर इसे क्या किया जा सकता है, मूव करवाया जाता है। ठीक है, जब विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज आयनन कक्ष पर आपतित होता है तो आयनन कक्ष में उपस्थित गैसों का मिश्रण आयनित हो जाता है। इनके आयनित हो जाने के कारण प्रवाहित धारा का संसूचन धारामापी द्वारा किया जाता है। यह प्रवाहित धारा का परिमाण, समझिए यहाँ पर अब काम कर रहे हैं, यह प्रवाहित धारा का परिमाण विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता पर निर्भर करता है। कंप्लीट। ठीक है, यह हो चुका है वर्किंग विद कंस्ट्रक्शन। आपने इसकी बनावट भी लिख दी है, आपने इसकी वर्किंग भी लिख दी है। अब एग्जाम में ये चीज़ पूछी नहीं जाती है, थोड़ा समझना। ये कभी नहीं पूछता कि इसकी वर्किंग लिखो, ये ज़्यादा पूछ लेगा कि इसके तीनों भागों का नाम लिख दो। ठीक है, लेकिन वर्किंग जो है मैंने अभी तक मतलब 10 सालों में कभी नहीं देखा है कि इसकी वर्किंग कभी पूछी गई है। डायग्राम पूछा गया है, उद्देश्य पूछा गया है। सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई के अंदर तो क्या कहते हैं, इसका लास्ट वाला फॉर्मेट जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग में, वो और पूछा गया है कि किस प्रकार सत्यापन किया गया, लेकिन वो सवाल 2 नंबर का ही था। ठीक है, तो उसके अंदर उनको क्या बनाना था, उद्देश्य लिखना था, डायग्राम बनाना था और सत्यापन का लास्ट फॉर्मेट लिखना था। ठीक है, अब देखिए सत्यापन का लास्ट फॉर्मेट लिख रहा हूं मैं। अब कैसे उन्होंने सत्यापित किया वो समझिए। तो ये प्रयोग करते हुए, जब ये प्रयोग किया गया तो इस टंगस्टन धातु के फिलामेंट को फिलामेंट के विभव को बार बार चेंज किया गया। इसे 48 विभव पे लेके आए, इसे 50 वोल्ट विभव पे लेकर के आए, इसे 54 विभव पे लेके आए, इसे 64 विभव पे लेके आए। ऐसे विभिन्न विभवों पर क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन पुंज को बाहर की ओर निकाला गया, मतलब गर्म किया गया और उससे इलेक्ट्रॉन पुंज बाहर की ओर निकले। इसके विभव जो है वो लगातार क्या हुए, चेंज हुए, लेकिन कम ही विभव रखे। ठीक है, और फिर उनके सापेक्ष में ये विभिन्न कोणों पर क्या होता गया, विवर्तित होता गया। ठीक है, तो सभी के लिए अलग अलग कोण प्राप्त हुआ। लेकिन जब हमने देखा बच्चों, इस चीज़ को समझना, हम सिर्फ एक ही केस की बात करेंगे, वही केस आपको एग्जाम में भी करके आना है। अदर केस जो बहुत सारी किताबों में दिए हुए होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जिस केस से हमें फाइनल रिजल्ट मिल रहा है हम उस केस को डिस्कस करेंगे। जब हम इस टंगस्टन धातु के फिलामेंट को 54 वोल्ट कर देते हैं, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ना, जिससे इसको त्वरित किया जा रहा है, 54 वोल्ट। ध्यान में रखना, जब टंगस्टन धातु के फिलामेंट को 54 वोल्ट पर रखा जाता है, मतलब त्वरक वोल्टता का मान कितना होता है, 54 वोल्ट होता है, 54 वोल्ट होता है। उस स्थिति में जब इलेक्ट्रॉन बीम 50 डिग्री के कोण से विवर्तित होती है, और उस स्थिति में कितना, थीटा का मान कितना, 50 डिग्री होता है। ठीक है, थीटा का मान कितना, 50 डिग्री हो, इतने कोण से वो विवर्तित हो। अगर ये 50 डिग्री है, समझना इस चीज़ को, अगर ये 50 डिग्री है तो फिर फाई का मान क्या होगा, देखो निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। 180 में से 50 को घटाओ, कितना आएगा, 130। तो 2 फाई का मान हुआ 130। अगर 2 फाई का मान 130 हुआ तो फाई का मान 65 होगा, नहीं होगा। अरे 2 का भाग लगाओगे, नहीं लगाओगे। तो उस स्थिति में फाई का मान कितना, 65 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आ रही है। अब यहाँ पर 2 चीजों से काम किया जाएगा। सत्यापन करना है तो आपके पास में एक रिजल्ट पहले से होना चाहिए और एक प्रायोगिक रिजल्ट होना चाहिए। अगर प्रायोगिक रिजल्ट जो आपके पास में पहले से अवेलेबल रिजल्ट है उसके बराबर है तो हम बोलते हैं कि सत्यापित हो गया, और अगर दोनों रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर हम बोलते हैं कि नहीं भाई, प्रयोग जो है वो उस चीज़ को सिद्ध नहीं कर पाया जो बोली गई थी। देखिए, तो ये प्रयोग किसको सिद्ध करने वाला था, डी ब्रोगली की परिकल्पना को सिद्ध करने वाला था। तो एक रिजल्ट आपको किससे मिलना चाहिए, डी ब्रोगली की परिकल्पना से मिलना चाहिए। तो सबसे पहले डी ब्रोगली की परिकल्पना से, डी ब्रोगली के अनुसार विवर्तित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य कितनी, 12.27 एंगस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाय √v, है ना। यही क्यों,
यही पर्टिकुलर वोल्टेज और यही पर्टिकुलर थीटा क्यों? तो हम बोलते हैं कि जब विभव का मान 54 वोल्ट और विवर्तन का कोण 50 डिग्री था, उस स्थिति में बहने वाली धारा अधिकतम थी। क्यों? क्योंकि विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता भी अधिकतम थी। इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता अधिकतम थी, इसलिए बहने वाली धारा अधिकतम थी। ठीक है, उस समय आपको ग्राफ में एक बम्प दिखाई देता है, वो ग्राफ भी हम बनाएंगे। तो देखिए ये ऐसा किया तो हमने किया, ये आया 12.27 एंगस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाय कितने वोल्टेज पे काम कर रहे हो? 54 वोल्ट पे काम कर रहे हैं। जब हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, इस रामायण को, तो ये वाला मान आता है 1.67 एंगस्ट्रॉन्ग। तो डी ब्रॉगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य कितनी आनी चाहिए थी? 1.67 एंगस्ट्रॉन्ग आनी चाहिए थी। ये डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग था। चलिए, तो ये मान हमें पहले से पता था कि इतना आना चाहिए। अब प्रयोग के अकॉर्डिंग कितना आया वो समझिए। तो प्रयोग में हुआ है विवर्तन, है ना, और हम बोलते हैं, ये समझ में आया था ना। अब प्रयोग के अनुसार ब्रेग समीकरण का उपयोग किया गया प्रथम श्रेणी के विवर्तन हेतु या प्रथम कोटि के विवर्तन हेतु। तो हम पहले लिखेंगे ब्रेग समीकरण से। अब ये ब्रेग समीकरण अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, मैं आपको दोनों समीकरण बताऊंगा। ब्रेग समीकरण से विवर्तन हेतु लिखा जाता है, ये होता है n लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन फाई। ये समझिएगा क्या है, ये है 2 स्मॉल d साइन फाई, ऐसा लिखा हुआ है बहुत सारी किताबों में। यही समीकरण ऐसा भी लिखा हुआ है, n लैम्डा इज इक्वल्स टू कैपिटल D साइन थीटा, या फिर किताबों में यहाँ पे थीटा लिखा होगा, यहाँ पे फाई लिखा होगा, लेकिन मैं फिक्स कर चुका हूँ कि मेरा थीटा तो ये है और मेरा फाई ये है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, इससे सॉल्व किया, उन्होंने बोला प्रथम कोटि के विवर्तन हेतु। प्रथम कोटि का विवर्तन मतलब पहले ही स्तर से क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉन बीम विवर्तित हो चुका है। प्रथम कोटि विवर्तन हेतु स्मॉल n का मान कितना? 1 होगा। तो लैम्डा बराबर समझिएगा 2, स्मॉल d का मान मैं पहले ही बता चुका हूँ 0.914, और फाई साइन फाई का मान कितना? 65 डिग्री। ये जब आप ये सॉल्व करते हैं ना बच्चों, पूरी रामायण साइन 65 कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा। और वैसे साइन 65 आएगा किसके बराबर? साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो ये √3/2 के आसपास में आएगा। जब हम इस सारी चीज़ को सॉल्व करते हैं, ये एंगस्ट्रॉन्ग लिख दीजिएगा, मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, एंगस्ट्रॉन्ग लिख दीजिएगा। जब हम इस सारी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो ये मान आता है हमारे पास में 1.65 एंगस्ट्रॉन्ग। गौर कीजिए, डी ब्रॉगली की तरंग दैर्घ्य आ रही थी 1.67 एंगस्ट्रॉन्ग, इसकी आ रही है 1.65। डिफरेंस कितना? 0.02 एंगस्ट्रॉन्ग का। ये तो बहुत कम है, वो भी एंगस्ट्रॉन्ग लग रहा है तो वाकई में बहुत कम है। ठीक है, मतलब डिफरेंस बहुत कम है, इसका मतलब लगभग क्या है? बराबर है। ठीक, चलिए, आप ऐसा ना करके आए तो जो दूसरी किताब आप पढ़ रहे होंगे उसमें ये वाला दिया हुआ होगा, तो उस केस में प्रथम कोटि के विवर्तन हेतु लैम्डा बराबर D साइन थीटा होगा। D का मान कितना? 2.15 इंटू साइन क्या भाई, थीटा का मान कितना है? 50 है भाई। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे एंगस्ट्रॉन्ग, जब आप इसे सॉल्व करोगे वापस से 1.65 एंगस्ट्रॉन्ग आएगा। तो या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो ब्रेग समीकरण के रूप में, या ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लो ब्रेग समीकरण के रूप में, कोई गलत नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो जो आपको सही लगे वो फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, आंसर एक ही आना है। तो हम देखते हैं कि ब्रेग समीकरण या फिर प्रयोग से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य का मान डी ब्रॉगली की अवधारणा से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य के मान के लगभग सन्निकट है। अतः यह स्पष्ट होता है, देखो दोनों की तरंग दैर्घ्य क्या आ रही है? बराबर आ रही है, बहुत कम अंतर है उनके बीच में। अतः यह स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कणीय प्रकृति के साथ साथ क्या है? तरंगीय प्रकृति को भी क्या करता है? सत्यापित करता है, प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित कर रहा है तभी तो बराबर जा रही थी वो दोनों, प्रदर्शित नहीं करता तो बराबर कहाँ जाती। ठीक है, तो अगर डी ब्रॉगली की तरंग दैर्घ्य के बराबर आ रहा है ये, तो डी ब्रॉगली ने तो कणीय प्रकृति को तरंगीय प्रकृति से जोड़ा था, तो वो सत्यापित होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा ब्रेग समीकरण में। ब्रेग समीकरण आप वैसे यही यूज कर लीजिए, मोस्टली किताबों में n लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन फाई लिखा हुआ है। चलिए, तो थीटा का मान ध्यान में रखिएगा, फाई का मान ध्यान में रखिएगा, क्या रखना है?
जब आप 2D लिख रहे हैं तो फिर अंदर साइन में 65 आना चाहिए, जब आप कैपिटल डी लिख रहे हैं तो अंदर साइन में 50 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। लेकिन विवर्तन का कोण कितना है, 50 डिग्री का। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि कितने वोल्टेज पर कितना विवर्तन का कोण प्राप्त हुआ जब डेविसन जर्मर प्रयोग ने ये काम किया। तो ध्यान में रखिएगा, इस पर्टिकुलर एंगल 54 डिग्री और 54 वोल्ट की वोल्टता पर हमें क्या प्राप्त होता है, ग्राफ में अधिकतम वंप प्राप्त होता है। वो ग्राफ और बनाएंगे, ये चीज़ उतार लीजिएगा देवताओं। अरे सिंपल था, बहुत सिंपल था। वीडियो को अगर आप पॉज कर लोगे फिर देखना, अब बहुत सिंपल था बच्चों। हालांकि ये चीज़ जो लास्ट वाली है वो आरबीएससी में नहीं पूछी जाती है, लेकिन अदर बोर्ड्स में या सीबीएसई में मैं बोलूँ तो ये पूछी गई है, ठीक। हाँ भाई, राजस्थान बोर्ड वाले तो क्या ध्यान रखेंगे, डायग्राम ध्यान में रखो, उद्देश्य ध्यान में रखो, ये दोनों चीज़ें तरीके से रट दो, ठीक है। बचे हुए बोर्ड वालों के लिए मैं बोलूँगा कि ये भी एक बार के लिए अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। आरबीएससी में ये बहुत कम पूछा गया है, मैंने कभी देखा नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आ गया तो फिर तुम्हारी किस्मत है कि कितनी खराब है, ठीक है। बेरियम ऑक्साइड का लेपन क्यों करते हैं, ताकि वो कार्यफलन के मान को कम कर सके, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आसानी से हो सके, ठीक है। इस प्रयोग का उद्देश्य क्या था, इलेक्ट्रॉन की तरंगे प्रकृति को स्पष्ट करना, या फिर द्रव्य कणों की तरंगे प्रकृति को प्रदर्शित करना, ठीक है। तो चलो, ये था डेविसन और जर्मर का क्या बच्चों, प्रयोग था, जो हमने क्या किया, अच्छे से पढ़ लिया है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया भी होगा। आज हम इस चैप्टर का सबसे एंड वाला पॉइंट और पढ़ेंगे, वो है बच्चों क्या, हाइजेनबर्ग का या हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। पढ़ा हुआ सा लग रहा होगा, लग रहा है नहीं लग रहा है। चलिए इस डायग्राम को एक बार के लिए और देख लीजिए, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। इस डायग्राम को अपने दिमाग में रिकॉल कीजिए और उसके बाद में उस चीज़ को और पढ़ते हैं। अरे इसका ग्राफ मैंने नहीं बनाया है ना, वो ग्राफ रह गया। पहले एक बार के लिए डायग्राम देखो, फिर मैं ग्राफ बना देता हूँ। ग्राफ के लिए तो वो मिटाया था, भूल गया। ये चीज़ समझ में तो आई बच्चों, इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत बना देना। आपको बस पता होना चाहिए जो टंगस्टन का फिलामेंट होना चाहिए वो लो टेंशन पे होना चाहिए, और जो दूसरा है हमारे पास में एनोड है वो हाई टेंशन पर होना चाहिए। उसकी वोल्टता क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए बच्चों। ओके, तो छोटा सा ही था। चलिए, हाँ, जो ग्राफ पूछा जाता है, इस तरफ अपन ने कितने वोल्टेज के ऊपर काम किया वो वोल्टेज लिखो, 54 वोल्ट के ऊपर हमने काम किया। और फिर यहाँ पर लिख लीजिएगा कि आपतित पुंज की दिशा या फिर आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज की दिशा या फिर इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता। कुछ किताबों में तीव्रता लिखा हुआ है, कुछ किताबों में आपतित पुंज की दिशा लिखा हुआ है, और दिशा लिखते हैं तो फिर वो नीचे की डायरेक्शन यूज करते हैं। चलिए ग्राफ कैसा बनाना है, हम बोलते हैं ऐसा। कुछ ऐसा, ये इंपॉर्टेंट है। बम्प 54 वोल्ट पर जब आप तीव्रता देखते हैं तो उस समय आपको क्या दिखता है, एक बम्प दिखाई देता है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, बम्प। अंग्रेजी में बम्प बोलेंगे, हिंदी में इसे उभार बोलेंगे। और जब हम इसे देखते हैं इस उभार को, तो ये जो उभार है उसकी आपतित पुंज से, देखो आपतित पुंज की अगर मैं दिशा लिखता हूं, मैं अगर यहाँ पर इसको हटा करके क्या लिखूं,
आपतित पुंज की दिशा लिखता हूं अगर, तो फिर वो दिशा कहाँ की ओर, ऐसे आ रहा था और फिर ऐसे जा रहा था, ऐसा ही तो है, यूं आ रहा था, तो हमने बोला ऐसा आया और ऐसा गया, ठीक है। तो फिर इन दोनों के बीच का ही तो कोण देख रहे हैं, यही तो फाई था, सॉरी फाई नहीं, यही तो थीटा था, और थीटा का मान कितना लिखा है 50 डिग्री, तो आप यहाँ पर ये 50 डिग्री लिखेंगे, ऐसा ऐसा आई थी, आपतित पुंज की दिशा ये थी, और 54 वोल्ट पर इस तीव्रता में एक बहुत अच्छा बम्प दिखाई दिया, इसी कारण हमने इसको इंक्लूड किया। अदर वोल्टेज पर अगर आप चाहते हैं प्रदर्शित करना तो दिशा तो ऐसा लिख दीजिएगा, आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज की दिशा, और यहाँ पर लेट्स सपोज करो मैंने 44 लिखा, तो फिर ये ग्राफ कैसा बनाओगे, ऐसा बना दीजिएगा। बम्प जो है वो शार्प नहीं है, जबकि यहाँ पे बम्प एक तीखा बम्प है, अलग से प्रदर्शित होता है। इस स्थिति में बहने वाली धारा का मान जो है वो सर्वाधिक होता है, इसलिए आपको यही ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब जो अपन डिस्कस करेंगे बच्चों, वो डिस्कस करने वाला पॉइंट जो हमारे पास में है वो है हाइगेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। किसका है, हाइगेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। सभी ने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री का ही पॉइंट है, पूरे चैप्टर में केमिस्ट्री तो डिस्कस कराई है मैंने, और क्या करवाया है, इसीलिए कई बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और कई अभी भी सन्नाटे में, अरे हो क्या, अरे मत रहना भाई, चीज़ों को एक नहीं तो दूसरी बार पढ़ो भाई, किताब का रेफरेंस उठा लो। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। देखिए अब ये बहुत है सिंपल, ये क्या है वो समझ लेते हैं। हाइजेनबर्ग ने ये बताया था, जब हम किसी द्रव्य कण की बात करते हैं और वो बहुत अच्छे खासे वेग से गति कर रहा होता है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तभी हाइजेनबर्ग ने बताया। दूसरा, उस द्रव्य कण का आकार बहुत छोटा होना चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान में रखें, हाइजेनबर्ग ने जब अनिश्चितता का सिद्धांत दिया या फिर अपने अनिश्चितता की थ्योरी जब उन्होंने बताई थी बच्चों, तब उन्होंने सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों कणों के लिए दी थी, है ना। उन्होंने छोटे कण और बहुत बड़े कणों दोनों के लिए ये दिया था, लेकिन ये सत्यापित किसके लिए हुआ या सत्य किसके लिए हुआ, तो बहुत छोटे कणों के लिए सत्य साबित हुआ, बड़े वस्तुओं के लिए ये सत्य साबित नहीं हुआ। तो हम जब इसे पढ़ते हैं तो इसकी यथार्थ चीज को लेकर के ही काम करते हैं। तो यथार्थ क्या था, छोटे कणों हेतु ये प्रयोग बिल्कुल सत्य था या उनका सिद्धांत बिल्कुल सत्य था, इसलिए हम सूक्ष्म कणों के लिए ही इसको पढ़ेंगे बच्चों। बड़े कणों के लिए तो ये वैसे भी सत्य नहीं था, स्थूल कणों के लिए सत्य नहीं था। तो हाइजेनबर्ग ने बोला कि यदि कोई सूक्ष्म कण जो है वो गतिशील अवस्था में बहुत तेजी से गति कर रहा है, तो फिर आप जब जिस दिशा में वो गति कर रहा है, आप उसी दिशा में उसके कण की स्थिति, मतलब उस कण को कहाँ पर है उसकी स्थिति, और उसी पर्टिकुलर कण की उसी समय पर आप उसके संवेग दोनों का यथार्थतापूर्वक मापन नहीं कर सकते। मेरी बात को थोड़ा समझिए, मेरे बोलने के तरीके से शायद आप कंफ्यूज हो गए हों। वो ये बोल रहा है बच्चों कि कोई कण ऐसा जा रहा है, यूं तेजी से जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर टाइम स्मॉल टी पर, है ना, उस कण की स्थिति ये थी, लेट्स सपोज करो x, ठीक है, और उस कण की स्थिति और इस पॉइंट पे उसका संवेग था p, और मैं लिख देता हूँ x। तो बोलता है कि उस पर्टिकुलर समय पर आप किसी सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति और संवेग दोनों का एक ही समय पर आप सही मान नहीं ज्ञात कर सकते।
अगर आप इसका सही मान ज्ञात करोगे तो फिर इसके अंदर दिक्कत आएगी, इसका मान चेंज होगा। और अगर ये सही मान ज्ञात कर रहे हो तो फिर इसका मान आप सत्य ज्ञात नहीं कर सकते। दोनों ही मान एक ही समय पर यथार्थतापूर्वक ज्ञात नहीं किए जा सकते। किसने बताया था? हाइजेनबर्ग ने बताया था। ठीक है, तो फिर उन्होंने बताया कि इसमें एक रिलेशनशिप, इसमें एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है? हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी गतिशील कण का एक निश्चित दिशा में उसकी स्थिति में अनिश्चितता, मैं एक्स दिशा की बात कर रहा हूं तो यहां पे हमने एक्स दिशा में स्थिति में अनिश्चितता देखी, तथा उसी दिशा में उसके संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल कभी भी h/4π से कम नहीं हो सकता। इससे कम नहीं होगा। इससे कम नहीं होगा तो मतलब या तो इसके बराबर होगा या फिर इससे ज्यादा होगा। कम नहीं हो सकता का मतलब क्या है? या तो इसके बराबर या इससे ज्यादा। ये मान ज्यादा है, ये मान कम होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। कुछ किताबें इसे ऐसा भी लिखेंगी। ऐसा, तो आप यहाँ पे ध्यान में रखिए, ये एच क्रॉस जो है ना, ये एच क्रॉस कितना है बच्चों? h/2π है। और h/2π होता है 1.054 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। और h तो आपको पता है, h क्या? 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, जो भी आप यूज़ करना चाहें। ठीक है, तो वापस से मैं लिख देता हूँ, ये छोटा सा ही पॉइंट था। मैं, चलो आप लिखो इस चीज़ को, क्या है? लिखे, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार, अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार किसी निश्चित समय पर, अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार किसी निश्चित समय पर गतिशील द्रव्य कण की स्थिति, गतिशील द्रव्य कण की स्थिति एवं उसी दिशा में उसके संवेग, एवं उसी दिशा में उसके संवेग दोनों का यथार्थतापूर्वक मापन संभव नहीं है। दोनों का एक साथ यथार्थतापूर्वक मापन संभव नहीं है। एक साथ लगा लीजिएगा, दोनों का एक साथ यथार्थतापूर्वक मापन संभव नहीं है। एवं किसी गतिशील कण हेतु, एवं किसी गतिशील कण हेतु उसकी स्थिति में अनिश्चितता, उसकी स्थिति में अनिश्चितता, ब्रैकेट में लिख लीजिए डेल एक्स, तथा उसी दिशा में उसके संवेग में अनिश्चितता, उसके संवेग में अनिश्चितता, ब्रैकेट में लिख लीजिए डेल पी एक्स का मान कभी भी h/4π से कम नहीं हो सकता। h/4π से कम नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, तो अब ये कम नहीं हो सकता, अर्थात, फिर अर्थात लगा करके लिख लीजिए। अब चलिए, क्या हमेशा वो कण x दिशा में गति करेगा? आंसर है नहीं। अगर y दिशा में गति कर रहा होता तो हम क्या लिखते? कुछ ऐसा, h/4π। अगर z दिशा में गति कर रहा होता तो हम कुछ ऐसा लिखते, डेल pz और h/4π। ठीक है, तो चलो, ये संवेग और स्थिति में अनिश्चितता का गुणनफल जो है वो कभी भी h/4π से कम नहीं हो सकता। ये हो गया। एक और, मतलब एक जोड़ा और है, ऐसे वैसे कई जोड़े उन्होंने बताए, जिनमें से एक जोड़ा हमारी बुक में दिया हुआ है कि समय में किसी कण के, गतिशील कण के समय में अनिश्चितता और उसकी ऊर्जा में अनिश्चितता, दोनों का गुणनफल कभी h/4π से कम नहीं हो सकता। ये और लिख लीजिएगा, समय एवं ऊर्जा में अनिश्चितता हेतु, ये और लिख लीजिएगा। ठीक है,
हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, यही पूछा जाता है या यही बेसिकली यूज़ होता है, लेकिन तो भी हमें जब किताब में दिया हुआ है तो हम इसको याद रख लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों मेरी तरफ से थियोरेटिकली ये चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, आप और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपको ये और उतना ही समझ में आएगा। हाँ, आपको कोई भी क्वेरी है आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आप सभी को पता है मेरा नंबर क्या है, नहीं सेव किया है तो नीचे आ रहा होगा, जस्ट सेव दिस नंबर। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा। बस इतना ही कहूँगा, वीडियोस को लगातार देखें। आप सभी का सहयोग मुझे बहुत मिल रहा है, इसी तरीके से इस चैनल को सहयोग करते रहें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।